नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। रूस ने कहा युद्ध विराम से फिलहाल हासिल नहीं होगा मॉस्को का लक्ष्य। बिना किसी पूर्व शर्त के युद्ध विराम के लिए बेलारूसी राष्ट्रपति के आह्वान पर क्रेमलिन ने दी प्रतिक्रिया। कहा रूस के लक्ष्य को पूरा करने में विशेष सैन्य अभियान है एकमात्र जरिया। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पश्चिम के खतरों से निपटने के लिए रूसी परमाणु हथियारों को बताया जरूरी। पश्चिमी देशों पर पड़ोसी देश पोलैंड के जरिए बेलारूस पर हमले की योजना बनाने का लगाया आरोप। तुर्की की संसद से मंजूरी मिलने के बाद नाटो प्रमुख ने फिनलैंड के संगठन में जल्द शामिल होने की जताई उम्मीद। कहा सदस्य देशों का है मानना स्वीडन को भी जल्द मंजूरी मिलना होगा सबके हित में। एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के लिए पैसे देने दिए जाने के मामले में बढ़ी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें। अदालत ने दिया मुकदमा चलाने का आदेश, हो सकता है गिरफ्तारी। ट्रंप ने आरोपों को किया खारिज। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 11 अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते में शामिल होने की घोषणा की। कहा ब्रिटिश व्यवसायों को यूरोप से लेकर दक्षिणी प्रशांत महासागर तक हासिल होगी अद्वितीय पहुंच। और सबसे पहले खबरें यूरोपीय महाद्वीप से। रूस यूक्रेन जंग दिनों दिन और भीषण रूप ले रहा है और दोनों देशों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन के साथ युद्ध में एक छोटे से शहर बाखमुत पर कब्जा जमाने के लिए रूस ने पूरी ताकत झोंक दी। फिर भी उस पर कब्जा पाना रूस के लिए अभी मुमकिन नहीं हो सका है। पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन के खुलेआम साथ देने और रूस द्वारा बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती से जंग का दायरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान बढ़ती खेमेबाजी के कारण जंग का दायरा बढ़ने की आशंका गहरा गई है। पश्चिमी देशों द्वारा आधुनिक हथियारों की आपूर्ति, उसके बाद रूसी राष्ट्रपति का बेलारूस में टैक्टिकल परमाणु हथियारों की तैनाती की घोषणा ने युद्ध को और भड़का दिया। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिकों को मिल रही कड़ी टक्कर के चलते निर्णायक लड़ाई शुरू होने की संभावना दिखाई देने लगी है, क्योंकि पहले पोलैंड ने अपने देश में रूसी हमले की आशंका जताई थी, लेकिन अब बेलारूस के ताजा बयान से सीमा से लगे शहरों में युद्ध के और तीव्र होने की संभावना दिखाई दे रही है। बेलारूस के सांसदों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कहा कि रूस से परमाणु हथियारों की तैनाती को लेकर हमने बातचीत तेज कर दी है, क्योंकि पड़ोसी देश पोलैंड से बेलारूस में हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि लुकाशेंको अपने भाषण में यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम की अपील करते दिखे। बेलारूस में रूसी परमाणु हथियारों की तैनाती से देश की सुरक्षा होगी। बेलारूस को पश्चिमी देशों से खतरा है। वे बेलारूस पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। मैं बेलारूस की सुरक्षा चाहता हूं और यहां के लोगों के लिए शांति सुनिश्चित करना चाहता हूं। इस बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि देश को अमित्र देशों से अपनी सुरक्षा और विकास के मोर्चे पर अस्तित्व के खतरों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ऐसे देशों ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने विदेश नीति को बदलने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि 42 पेज वाले दस्तावेज में दुनिया के बारे में रूस के दृष्टिकोण का जिक्र है, खासकर पश्चिमी देशों के साथ हाल में बढ़ते टकराव का। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में नाटकीय परिवर्तन ने हमें अपनी रणनीतिक योजना दस्तावेजों को महत्वपूर्ण रूप से दर्ज करने की मांग की है। उनमें रूसी संघ की विदेश नीति का जिक्र है, जहां कूटनीति के सिद्धांतों, कार्यों और प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया है।
मॉस्को के विशेष सैन्य अभियान की शुरुआत में विश्व मामलों में क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत के साथ हुई थी। मॉस्को के विशेष सैन्य अभियान की शुरुआत विश्व मामलों में क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत के साथ हुई थी, जिसे अब रूस के मुख्य विदेश नीति दस्तावेज में प्रतिबिंबित करने की जरूरत है। इस बीच पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क में रूसी सैनिकों ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। रूस ने ये हमले ऐसे समय में किए जब यूक्रेन के लोग बूचा शहर को पुतिन की सेना से मुक्त कराने के 1 वर्ष पूरा होने का जश्न मना रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बूचा शहर को कथित रूसी अत्याचार का प्रतीक करार दिया, जो फरवरी 2022 में शुरू सैन्य कार्रवाई के दौरान किया गया था। जश्न में कई पड़ोसी देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने भी हिस्सा लेकर यूक्रेन के साथ एकजुटता का प्रदर्शन किया। रूसी बुराई यही यूक्रेन में ढह जाएगी और फिर कभी नहीं उठ पाएगी। मानवता प्रबल होगी। उधर रूस ने लंबी दूरी तक मार करने वाले अपने हथियारों से यूक्रेन के कई नए इलाकों में बमबारी की, जिससे कम से कम 2 लोग मारे गए। रूसी सैनिकों द्वारा दागी गई 2 मिसाइलें दोनेत्स्क इलाके के क्रामातोर्स्क शहर में गिरी, जिससे 8 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। 9 रूसी मिसाइलें खार्किव शहर में गिरी, जिससे रिहायशी इमारतें, सड़क, गैस स्टेशन और जेल को क्षति पहुंची। रूस ने खार्किव इलाके में ड्रोन से भी हमला किया। यूक्रेनी अधिकारियों ने रूसी सैनिकों द्वारा दक्षिणी खेरसॉन शहर पर तोप के गोले दागे जाने की पुष्टि की, जिसकी चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। और नाटो में एक और देश के शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। तुर्की की संसद ने गुरुवार को फिनलैंड को नाटो का सदस्य बनाने की मंजूरी दी, तो फिनलैंड का नाटो का सदस्य बनना लगभग तय हो गया, क्योंकि अन्य सभी देशों ने फिनलैंड को नाटो का सदस्य बनने की अपनी मंजूरी पहले ही दे रखी है। फिनलैंड के नाटो सदस्य बनने का विरोध कर रहे देश हंगरी ने भी 27 मार्च को इस प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी थी। हालांकि अभी स्वीडन के नाम को तुर्की की संसद से मंजूरी नहीं मिली है और नाटो सदस्यता के लिए उसे इंतजार करना पड़ेगा। आखिर फिनलैंड को नाटो में शामिल करने को लेकर तुर्की के संसद ने अपनी रजामंदी दे दी। गुरुवार को तुर्की के संसदीय हॉल में मौजूद सभी 276 सांसदों ने फिनलैंड के पक्ष में मतदान कर फिनलैंड को नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए कानूनी अधिकार दे दिया। नाटो के अन्य देश पहले ही फिनलैंड को नाटो का सदस्य बनाने की मंजूरी दे चुके हैं। इससे पहले फिनलैंड के नाटो सदस्य बनने का विरोध कर रहे देश हंगरी ने 27 मार्च को अपनी मंजूरी दे दी थी। तुर्की की संसद के रूप में हम फिनलैंड के राज्य और लोगों को बधाई देते हैं। बिल प्रस्ताव को तुर्की की तरफ से मंजूरी दी जाती है। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने तुर्की के फैसले का स्वागत किया। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि तुर्की की नेशनल असेंबली का फैसला पूरे नाटो परिवार को मजबूत और सुरक्षित बनाएगा। सभी सहयोगी इस बात पर सहमत हैं कि स्वीडन के लिए अनुसमर्थन प्रक्रिया का एक त्वरित समापन सभी के हित में होगा। मैं जल्द से जल्द नाटो परिवार के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीडन का स्वागत करने के लिए तत्पर हूं। तुर्की की संसद से मंजूरी मिलने के बाद फिनलैंड को नाटो में शामिल होने की एक बड़ी बाधा दूर हो गई, जिसके बाद वहां के नागरिकों ने अपनी खुशी का इजहार किया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन में रूसी हमले के बाद फिनलैंड को भी हमले का डर सताने लगा था। हालांकि फिनलैंड ने यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान पहले तो तटस्थता की नीति का पालन किया, लेकिन धीरे धीरे यूक्रेन के समर्थन में बयान देना शुरू कर दिया। यूक्रेन में युद्ध ने फिनलैंड में लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि नाटो एक अच्छी चीज है। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए सुरक्षा लाता है। हालांकि अभी भी स्वीडन के नाम पर तुर्की और हंगरी ने अभी भी रोड़ा अटकाया हुआ है। दरअसल पिछले साल 2022 मई में फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया था, लेकिन उस वक्त तुर्की ने दोनों देशों के प्रस्ताव का यह कहते हुए विरोध किया था कि नॉर्डिक देश स्वीडन में कुर्द संगठनों के सक्रिय हैं, जो कि तुर्की में आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। नाटो में शामिल होने के लिए तुर्की ने नॉर्डिक देश के सामने शर्त रखी कि पहले वो हथियारों की आपूर्ति पर प्रतिबंध हटाए और 2016 के तख्ता पलट के कोशिशों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए। दोनों देश ऐसे लोगों को तुर्की को सौंप दे जो आतंकवादी गतिविधियों में मदद करते हो या फिर लोगों को ऐसा करने के लिए उकसाता हो। हालांकि मतभेदों को दूर करने के लिए तुर्की, स्वीडन और फिनलैंड ने 2022 में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान एक संयुक्त ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। दस्तावेज में व्यवहारिक उपायों का एक रोड मैप शामिल किया गया, जो दोनों देशों के लिए नाटो में शामिल होने के लिए जरूरी माना गया।
और ब्रिटेन एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 11 अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते में शामिल हो रहा है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इसकी घोषणा की है। इससे व्यवसायियों के लिए एक दूसरे के साथ व्यापार करना आसान होगा और साथ ही साथ ब्रिटेन और अन्य शामिल देशों के लोगों के लिए जीवन अधिक सुविधाजनक हो सकेगा। आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ छोड़ने के 3 साल बाद ब्रिटेन ने 11 एशियाई और प्रशांत देशों के साथ व्यापार समझौते में शामिल होने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने कहा कि समूह में शामिल होने से पनीर, कार, चॉकलेट, मशीनरी, जिन और विस्की जैसे सामानों पर टैरिफ में कटौती से ब्रिटेन के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि सरकार अपने अनुमान को बताती है कि ब्लॉक में होने से यूके की अर्थव्यवस्था के आकार में केवल 0.08% की वृद्धि होगी। और कोसोवो के पूर्व राष्ट्रपति हाशिम याची के खिलाफ युद्ध अपराध से संबंधित मुकदमे की सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय अदालत में सोमवार से शुरू होगी। उन्हें 1990 के दशक में सर्बिया से चल रहे स्वतंत्रता संग्राम के समय हुए नरसंहार का आरोपी बनाया गया है। थाची के अलावा कुछ अन्य राजनेताओं पर भी कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। मामला सर्बिया से कोसोवो के आजाद होने के संघर्ष के दौरान का है और तब हाशिम थाची कोसोवा लिबरेशन आर्मी के गुरिल्ला नेता थे। स्वतंत्रता आंदोलन के नायक के रूप में जाने जाने वाले कोसोवो के पूर्व राष्ट्रपति हाशिम थाची के खिलाफ युद्ध अपराध के मुकदमे की सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय अदालत में सोमवार से शुरू होगी। आरोप है कि 1990 के दशक में सर्बिया से चल रहे कोसोवो के स्वतंत्रता संग्राम के समय हुए नरसंहार के लिए वे दोषी हैं। उस वक्त थाची एक गुरिल्ला नेता थे। थाची पर आरोप हेग स्थित एक विशेष कोसोवो न्यायालय ने तय किए हैं। इस कोर्ट की स्थापना पूर्व नस्ली अल्बेनियाई बागी नेताओं के अपराधों की जांच के लिए की गई थी। थाची के अलावा भी कुछ राजनेताओं पर इस कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। उनमें कोसोवो की संसद के पूर्व स्पीकर कादरी वेस्ली भी हैं। उन लोगों पर हत्या, लोगों को जबरन गायब करने, उन्हें सताने, यातना देने के इल्जाम लगाए गए हैं। कोसोवो लिबरेशन आर्मी के 3 पूर्व कमांडर भी उन लोगों में शामिल हैं जिन पर मुकदमा चलेगा। कोसोवो लिबरेशन आर्मी का गठन सर्बिया से कोसोवो को आजाद कराने के लिए किया गया था। कोसोवो के लोगों ने जंग नहीं थोपी थी, बल्कि उन पर युद्ध थोपा गया था। ये मुकदमा पूरे KLA के खिलाफ नहीं, बल्कि संगठन से जुड़े कुछ लोगों के विरोध में है। कोसोवो सर्बिया दोनों पहले यूगोस्लाविया के हिस्सा थे। सोवियत खेमे के ढहने के बाद यूगोस्लाविया भी बट गया। यूगोस्लाविया से निकलकर सर्बिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया और बोस्निया हर्जेगोविना अलग अलग देश बन गए। कोसोवो का इलाका उसके बाद भी सर्बिया का हिस्सा रहा, जिससे आज़ाद होने के लिए उसे कई वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में स्थित यूगोस्लाविया के विघटन के बाद काफ़ी हिंसा हुई थी। उस दौरान कई इलाकों में कत्लेआम होने के आरोप लगे थे। थाची पर कम से कम 100 हत्याओं में शामिल होने का आरोप है। साल 2011 में मानवाधिकारों के हक में काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था काउंसिल ऑफ यूरोप ने कोसोवो के स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में हुए मानवाधिकारों के हनन पर एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें कोसोवो लिबरेशन आर्मी पर यह आरोप भी लगाया गया था कि उसने बहुत से लोगों के अंग निकालकर उसकी तस्करी की। साथ ही उसने बड़ी संख्या में सर्ब लोगों की हत्याएं की। उस रिपोर्ट के बाद ही विशेष अदालत और अभियोजक की नियुक्ति की गई थी। कोर्ट को 1998 से 2000 के बीच हुई घटनाओं की जांच करने और दोषियों की सजा तय करने का अधिकार दिया गया। हमें उम्मीद है कि सिर्फ हाशिम याची ही नहीं, बल्कि दूसरे लोग जो इसमें शामिल थे उन्हें दोषी ठहराया जाएगा। इससे उन पीड़ित परिवारों के जख्म पर मरहम लगेगा जिन्होंने अपनों को खोया है। कोसोवो आखिरकार 2008 में आज़ाद हुआ था, लेकिन सर्बिया ने उसे आज तक मान्यता नहीं प्रदान की है। 2020 में थाची पर जब आरोप लगाए गए थे, उस वक्त वे कोसोवो के राष्ट्रपति थे। थाची ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए कहा था कि वो कोसोवो के राष्ट्रपति पद की साख कायम रखने के लिए त्यागपत्र दे रहे हैं। इसके बाद उन्हें हिरासत में भेज दिया गया था। कोसोवो के बहुत से लोगों का मानना है कि ट्रिब्यूनल का रुख KLA के खिलाफ पक्षपाती है और इसे बदनाम करने के लिए ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। 1998-99 के संघर्ष में 13,000 से अधिक लोगों की जान गई। इनमें अधिकतर अल्बेनियाई मूल के कोसोवो के लोग थे। उस वक्त कोसोवो सर्बिया का हिस्सा था और स्लोबोदान मिलोसेविच वहां के राष्ट्रपति थे। कोसोवो अल्बेनियाइयों के खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए हेग में एक अलग संयुक्त राष्ट्र न्यायाधिकरण के समक्ष मिलोसेविच पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन फैसला आने से पहले 2006 में उनकी मौत हो गई।
और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब रुख करते हैं अमेरिकी महाद्वीप की ओर। अमेरिका के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ औपचारिक रूप से मुकदमा चलाए जाने की नौबत आ गई है। मामला 2016 का है, जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गुप्त रूप से राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एक एडल्ट स्टार को पैसा देने का आरोप लगाया गया। आरोपों पर ट्रंप ने इसे उच्चतम स्तर का राजनीतिक प्रतिशोध बताया है, तो वहीं बाइडेन प्रशासन खामोश है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप कई विवादों से घिरे रहे। मैनहट्टन की ग्रैंड ज्यूरी द्वारा पोर्न स्टार को पैसा दिए जाने के मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर सहमत होने के बाद शुक्रवार को न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी अपने कार्यालय पहुंचे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गुप्त रूप से साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एक पोर्न स्टार को पैसा देने का आरोप है। ग्रैंड जूरी की इस जांच में यह तय किया जाता है कि संबंधित शख्स के खिलाफ औपचारिक रूप से कानूनी तौर पर आरोप लगाए जाने लायक सबूत उपलब्ध है या नहीं। जांच के बाद जूरी मतदान करती है। ट्रंप के मामले में जूरी इस नतीजे पर पहुंची है कि उनके खिलाफ औपचारिक रूप से कार्रवाई शुरू की जाए। अमेरिका के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ औपचारिक रूप से मुकदमा चलाए जाने की नौबत आई है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप के खिलाफ किस तरह के अभियोग चलाए जाएंगे। एक दशक पहले ट्रंप के साथ अपने यौन संबंधों के बारे में चुप रहने के बदले में डेनिस को कथित तौर पर चुनाव से पहले करीब 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर मिले थे। ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन ने पहले कांग्रेस को बताया था कि उन्होंने ट्रंप की ओर से डेनियल्स को भुगतान किया था। हश मनी या चुप रहने के लिए भुगतान न्यूयॉर्क में अवैध नहीं है, लेकिन ट्रंप पर भुगतान छुपाने और अपने संगठन के वित्तीय रिकॉर्ड को बदलने का आरोप है। ट्रंप इन आरोपों से इनकार करते हैं। ट्रंप ने एक बयान में अभियोग की कड़ी निंदा की है। इसे इतिहास में उच्चतम स्तर पर राजनीतिक प्रतिशोध और चुनाव में हस्तक्षेप बताया है। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। सोरोस समर्थित मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने गुंडागर्दी को कम करने और आपराधिक कदाचार को माफ करने के लिए लगातार कानून को झुकाया है। फिर भी अब वह एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी को निशाना बनाने के लिए कानून का दायरा बढ़ा रहे हैं। मुकदमे का मामला ऐसे समय में आया है जब ट्रंप 2024 में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की दौड़ में हैं। उन्होंने गुरुवार को संकेत दिया कि वो दौड़ में बने रहना चाहते हैं। कई लोगों का मानना है कि ऐसे मामले उन्हें राष्ट्रपति पद की दौड़ से नहीं रोक पाएंगे। मुझे लगता है कि किसी तरह वह इससे बाहर निकल जाएंगे। उन्हें या तो क्षमा कर दिया जाएगा या किसी तरह वह राष्ट्रपति की पद की दौड़ में फिर से शामिल होने में सफल हो जाएंगे। कानूनी तौर पर ट्रंप को खुद को कानून के सामने आत्मसमर्पण करना होगा, जिसके बाद उंगलियों के निशान लिए जाएंगे। ट्रंप को हथकड़ी भी लगाई जा सकती है, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है। अगर ट्रंप खुद को कानून के हवाले नहीं करते हैं तो न्यूयॉर्क को फ्लोरिडा सरकार से उन्हें प्रत्यर्पित करने के लिए अनुरोध करना होगा। ट्रंप फिलहाल फ्लोरिडा में है। दिलचस्प बात यह है कि फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसांटिस फिलहाल रिपब्लिकन की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने की दौड़ में ट्रंप के सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर और भी कई मामले चल रहे हैं। इनमें 2020 के चुनाव में राष्ट्रपति बाइडेन की जीत को बदलने की कोशिश करने, 6 जनवरी 2021 को वाशिंगटन में कैपिटल हिल पर हमले के लिए उकसाने और अपने घर पर गोपनीय दस्तावेज रखने के आरोप शामिल हैं। तो बढ़ सकती है डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें। और अब रुख करते हैं एशिया महाद्वीप की ओर। पाकिस्तान खुद को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए बाहरी वित्त पोषण के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार 6 सप्ताह की बढ़त के बाद अब फिर गिर गया है। खबरों के अनुसार 24 मार्च को समाप्त सप्ताह में उसका विदेशी मुद्रा भंडार
$35.4 करोड़ से घटकर $4.2 अरब रह गया। ये बस एक महीने से भी कम आयात के लिए पैसा वहां पर मौजूद है और पाकिस्तान की $350 अरब की अर्थव्यवस्था वित्तीय संकट के बीच लगातार घटती जा रही है। अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एक कर्मचारी स्तर के समझौते के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं पाकिस्तान में रमजान के पवित्र महीने में मुफ्त राशन बांटने के दौरान एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। राशन बांटने के दौरान भगदड़ देखने को मिली जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। हादसा कराची के साइट इलाके में नौरस चौराहे के पास एक कारखाने से जुड़ा हुआ। शुक्रवार की शाम यहां मुफ्त राशन बांटा जा रहा था जिसके कारण लोगों की भीड़ जुट गई। हर रमजान के दौरान यहां लोग राशन बांटते हैं। पुलिस ने कहा कि मरने वालों में 3 बच्चे और 8 महिलाएं भी शामिल हैं। पाकिस्तान में लगातार आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। महंगाई अब सच में पाकिस्तानी जनता को मारने लगी है। रमजान के महीने में पाकिस्तानी जनता को खाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मलेशिया की शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक के भ्रष्टाचार के मामले में दोषी सिद्ध और 12 साल की जेल की सजा को बरकरार रखने के अपने फैसले की समीक्षा करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि नजीब अपने दुर्भाग्य के लिए खुद जिम्मेदार है। संघीय अदालत की 5 सदस्यीय खंडपीठ ने अगस्त 2022 में सरकारी निवेश कोष से 1 MDB की लूट से जुड़े एक मामले में नजीब की अंतिम अपील सर्वसम्मति से खारिज कर दी और उन्हें सजा काटने के लिए सीधे जेल भेजने का आदेश दिया। नजीब ने फैसले की समीक्षा का अनुरोध करते हुए दलील दी थी कि उनके मामले में सुनवाई निष्पक्ष तरीके से नहीं की गई। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और अब आइए आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की एक झलक। और विश्व संस्कृति की आज झलक में आपको दिखाते हैं 10 करोड़ साल पहले की कहानी। इस ग्रह पर रहने वाले सबसे बड़े ज्ञात विशालकाय जीव की कहानी, जिसके प्राप्त जीवाश्मों को जोड़कर और 3D तकनीक का इस्तेमाल कर इसे आकार देने का प्रयास किया गया। और ये प्रयास किया है लंदन के प्रसिद्ध नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ने। लंदन का नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम पृथ्वी पर चलने वाले अब तक के सबसे भारी जानवर डायनासोर की पहली बार मेजबानी कर रहा है। 121 फीट लंबाई और 57 टन वजनी डायनासोर के स्केलेटन को पहली बार संग्रहालय में जगह दी गई है। पैटागोटिटान मियोरम इस ग्रह पर चलने वाले अब तक के सबसे ज्ञात प्रणालियों में से एक है। इस प्रजाति को पहली बार 2014 में अर्जेंटीना के एक किसान द्वारा खोजा गया था। किसान ने धूल से पटी जमीन के नीचे एक विशाल डायनासोर की हड्डी को देखा था। बाद में पता चला कि ये जांघ की हड्डी है जो अकेले लगभग 8 फीट लंबी थी और इसका वजन लगभग 500 किलोग्राम था। क्षेत्र से 6 पैटागोटियन डायनासोर की लगभग 280 हड्डियों को एकत्र किया गया और इसे लगभग एक पूर्ण कंकाल बनाने के लिए जोड़ा गया। पॉलिस्टर रेजिन और फाइबर ग्लास का उपयोग करके एक आदमकद संस्करण बनाने से पहले अर्जेंटीना के विशेषज्ञों ने डिजिटल कॉपी बनाने के लिए 3D स्कैनर का इस्तेमाल किया। वास्तविक जीवन में पैटागोटिटान का वजन 9 अफ्रीकी हाथियों के बराबर हुआ करता था, लेकिन प्रतिकृति कंकाल का वजन इसका केवल एक अंश है। यह लगभग 101 मिलियन वर्ष पहले अर्जेंटीना के पैटागोनिया में रहते थे। इस विशाल जीव के स्पष्ट रूप से इतने विशाल शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए अधिक भोजन की आवश्यकता थी, इसलिए इनका अधिकांश समय खाने और अपने आसपास के पेड़ पौधों को चरने में बीता होगा। जैसे जैसे वैज्ञानिक नए जीवाश्म की खोज कर रहे हैं, दुनिया को डायनासोर के बारे में कई जानकारियां मिलती जा रही हैं और डायनासोर की कई नई प्रजातियों की खोज लगभग हर वर्ष होती जा रही है। अब तक वैज्ञानिक एम्फिकोइलियास प्रेगलिमस प्रजाति के डायनासोर को ही सबसे लंबा मानते थे, लेकिन इस डायनासोर के जीवाश्म पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है।
केवल इसकी 2-3 हड्डियां ही उपलब्ध हैं। ऐसे में इस डायनासोर के पूरे आकार का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम था। शाकाहारी डायनासोर की एक नई प्रजाति जिसका जीवाश्म पूर्ण रूप से सुरक्षित है, ये अब तक का सबसे लंबा डायनासोर है। इसका नाम पैटागोटिटान मायोरम है। ये टाइटानोसोर प्रकार का डायनासोर है। सबसे लंबे इस डायनासोर के अब तक 150 जीवाश्म प्राप्त किए गए हैं। किसी एक प्रजाति की इतनी सारे जीवाश्म मिलना बहुत कम हो पाता है। इस डायनासोर के जीवाश्म काफ़ी अच्छी अवस्था में पाए गए हैं, इसलिए इसका एक संपूर्ण मॉडल बनाना संभव हो पाया है, जिसके आधार पर इसके सही आकार की गणना की गई है। इसलिए इसे विश्व का सबसे लंबा डायनासोर माना गया है। एक पैटागोटिटन का वजन लगभग 57 टन होता है और पूरी तरह से विकसित वयस्क उससे थोड़े बड़े भी हो सकते हैं। तो ऐसे जानवरों को जिंदा रहने के लिए शायद एक दिन में कम से कम 150 किलोग्राम खाना खाना पड़ता होगा। पैटागोटिटान नाम का ये सबसे लंबा डायनासोर 100 मिलियन साल पहले क्रेटेशियन पीरियड में पाया जाता था। ये एक टाइटानोसोर प्रजाति का शाकाहारी डायनासोर है। टाइटानोसोर प्रजाति के डायनासोर की लंबी गर्दन और लंबी पूंछ हुआ करती थी। ये शाकाहारी प्राणी थे और ऊंचे पेड़ों की पत्तियां तोड़कर खाते थे और चारों पैरों पर चलते थे। टाइटानोसोर की कई प्रकार की प्रजातियां मौजूद थीं। सबसे छोटी प्रजाति हाथी के बराबर थी और सबसे बड़ी प्रजाति पैटागोटिटान थी, जिसकी लंबाई 120 फीट थी। तो पैटागोटिटान यानी इस धरती का एक ज़माने में सबसे लंबा जीवित और सबसे ज़्यादा वजनी ऐसा जीव जो कि अब लुप्त हो चुका है। खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।